धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कर्नाटक में किसका नाटक चल रहा है? ये किसी से ढका छुपा नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत थोड़ी पड़ेगी बताने में। जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों को ले जाके मुंबई में होटल में बंद कर दिया, फिर उनका इस्तीफा दिलवा दिया। जेडीएस कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और अपनी सत्ता हासिल कर ली। इसे कहते हैं जनमत पे डाका डाल के सत्ता हासिल करना, वरना बहुमत तो मिला नहीं था। खैर, इस मुद्दे पे कभी और बात करेंगे, लेकिन यहां हाल फिलहाल में एक बदलाव आपने देखा होगा। बीएस येदियुरप्पा, उनको हटा दिया गया है मुख्यमंत्री पद से और उनके स्थान पर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया और कई सारे मंत्रियों की भी छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद इस सरकार पर आरोप लगे कि ये हिंदू विरोधी है, क्योंकि इसने कई सारे मंदिरों को तुड़वा दिया। तो इससे बचने के लिए सरकार बैकफुट पे चली गई और काम करने लगी अपने आप को हिंदू साबित करने का। जैसे हाल फिलहाल में एक तस्वीर आपने देखी होगी कि पुलिस वालों को भी भगवा ड्रेस पहना दी गई है। लगता है खाकी जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, एक दिन कहा जाएगा कि अंग्रेजों के जमाने से चल रही इस ड्रेस को बदल दीजिए। जैसे हाफ निक्कर से फुल पैंट पे आरएसएस वाले आ चुके हैं, वैसा ही कुछ पुलिस वालों के साथ भी हो सकता है कि इनकी ड्रेस का रंग बदल दिया जाए। तो उनको भगवा पहनाया गया था। उसी कर्नाटक सरकार ने हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ना जी, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम यहाँ बसे हुए रोहिंग्यास को किसी कैंप में इकट्ठा करके रखें या उन्हें यहाँ से उनके देश डिपोर्ट कर दें, यानी कि उनको उन्हीं के देश भेज दें। तो भाई, इतनी बड़ी खबर और भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार खामोश, हंगामा नहीं मचा रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं सरकार से कि ये तो वो रोहिंग्यास हैं जो हमारी नौकरी खा जाएंगे, हमारे देश पे बोझ हैं, इनको यहां से आखिर बीजेपी की सरकार वापस भेजने से क्यों इनकार कर रही है और उसके पास कोई योजना क्यों नहीं है। और इससे पहले हमने नंगा नाच देखा ही है रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों के नाम पर किस तरीके से सालों तक मचाया गया है। अब क्या ये खबर चुपचाप आपकी नज़र से ओझल हो जानी चाहिए? ये हम नहीं होने देंगे। तो जिम्मेदार से पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 हिस्से हमने खबर के तैयार किए हैं। पहले हिस्से में करंट टॉपिक जो सामने आया उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इससे अलावा पहले देखेंगे सरकार कैसे 56 इंच का सीना लेके कह रही थी कि ये लोग हमारे लिए किस किस तरीके से खतरा हैं और ये लोग भारत को रिफ्यूजियों की राजधानी बनाना चाहते हैं। और खबर के तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार कोर्ट में जाके कुछ बोल रही है और सड़क पर या मीडिया के सामने कुछ और बोल रही है। इससे पहले भी कई मामलों में वो ऐसा ही कर चुकी है। छोड़ते हैं इधर उधर की बातों को, चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। आज के अखबारों की कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। ये नवभारत टाइम्स है और इसके बाद आपके सामने अमर उजाला की एक कटिंग रखना चाहता हूं। इसमें छपी हुई खबर के मुताबिक रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने की कोई योजना कर्नाटक सरकार के पास नहीं है और ना ही कर्नाटक सरकार उनको इकट्ठा करके किसी कैंप में एक जगह रखना चाहती है। बेंगलोर सिटी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है, यानी कि शपथ पत्र में, एफिडेविट में कहा गया है कि 72 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त वर्तमान समय में बेंगलोर में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं और काम धंधा कर रहे हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको यूएनएचसीआर द्वारा जो कार्ड जारी किया जाता है शरणार्थी का, वो उनके पास है और पुलिस के रिकॉर्ड में करीब 72 लोग हैं। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनका जो है नागरिकता वाला कार्ड नहीं बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सिस्टम जो होता है जिसमें आपको कार्ड रखना होता है, उनके ज़रिए बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और हमारी कोई योजना इनको यहाँ से डिपोर्ट करने की नहीं है, ना ही किसी कैंप में इनको रखने की है। अब बताइए, इतनी बड़ी खबर और वो भी कर्नाटक की बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कह रही है, तो आपकी नज़रों से ओझल तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पिटीशन आखिर क्या थी। तो एक वकील हैं जो बीजेपी के नेता भी हैं, नाम है उनका अश्विनी कुमार उपाध्याय। अगर आप उनका इतिहास नहीं जानते हैं तो गूगल कर सकते हैं। जंतर मंतर पर इन्होंने 7 या 8 अगस्त को एक प्रोग्राम आयोजित किया जहाँ पर नारे लगे, मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये भी गिरफ्तार हुए, इनको खड़े खड़े कर जमानत मिल गई एक ही दिन बाद और बाकी लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हैं, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। अब न किसी पे एनएसए लगा, ना किसी पे यूएपीए लगा, जाने दीजिए उस बात को भी। कुल मिला के अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक पिटीशन दाखिल की थी।
जिसमें मांग की थी कि 1 साल के भीतर भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याज को उनके देश वापस डिपोर्ट किया जाए और उनके जरिए जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड वगैरह, उसके चलते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये डिमांड उन्होंने की थी, जिस पर मार्च 2021 में, इसी साल में, केंद्र सरकार को और कई सारे राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। उसी क्रम में अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने अपना ये जवाब दाखिल किया है। तो मजेदार जवाब है ना। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। इससे पहले कुछ और ही बोल रही थी मोदी सरकार, लेकिन उसके खिलाफ कुछ और ही बोलती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार क्या बोल रही है सुप्रीम कोर्ट में वो आप देख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आपको बताना चाहिए कि मोदी सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रही थी। 40,000 रोहिंग्यास हैं जो देश के कई सारे राज्यों में रह रहे हैं, उनको निकालने की एक योजना चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर सितंबर 2017 में 2 रोहिंग्यास जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक ने प्रशांत भूषण एडवोकेट को पकड़ा, दूसरे ने कॉलिन गोंजाल्विस को पकड़ा, और दोनों की ओर से पिटीशन दाखिल करके मांग की गई कि हमें हमारे देश वापस ना भेजा जाए, क्योंकि रोहिंग्यास मुसलमान आज दुनिया में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उनके सामने काफ़ी दिक्कतों का सामना है, इसलिए उन्हें यहाँ रहने की फिलहाल इजाज़त दी जाए। तो इस पर सरकार से जवाब तलब किया गया था। सरकार ने क्या जवाब दिया था वो देख लीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए मोदी सरकार ने कहा था कि रोहिंग्यास देश के लिए खतरा है, और 5 तरीके से खतरा है। एक, ये मानव तस्करी में यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त हैं, लोगों को इधर से उधर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे करके यहाँ ला रहे हैं, यानी कि देश के ऊपर बोझ बढ़ते जा रहा है इनका। इसके अलावा ये मुस्लिम हैं, तो इनके जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी देश के अंदर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। ये सब 2017 में सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी। इसके अलावा सरकार ने कहा था कि देखिए, इनका असल में जो झगड़ा है म्यांमार में वो है बुद्धिस्ट से, यानी कि बौद्धों से, और हमारे देश में बौद्ध रहते हैं। तो अब ऐसे में पता चला कि वहाँ की लड़ाई यहाँ पे छिड़ गई, यहाँ पे बौद्ध और मुसलमान आमने सामने हो गए, इसलिए इनको देश में रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अब ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको भी देख लीजिए। इस खबर के मुताबिक सरकार ने अगली बार जब सुनवाई हुई तो फिर से अपनी एक रिपोर्ट यानी कि अपना एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और कहा कि हम भारत को रोहिंग्यास की राजधानी नहीं बनने देंगे, हम देश को रोहिंग्यास की राजधानी नहीं बनने देंगे। लेकिन सही शब्दों में अगर समझा जाए तो कहा गया था कि जो रिफ्यूजी हैं उनकी राजधानी नहीं बनने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। हम लोग राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं इस तमाम मामले को लेकर, और जल्द ही इसका कोई समाधान निकाल लेंगे। लेकिन क्या समाधान निकला, क्या नहीं निकला, कोई जानकारी नहीं है। कितने रोहिंग्यास वापस भेजे गए, कितने नहीं भेजे गए, कोई जानकारी नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो जगह जगह से उत्तर प्रदेश में रोहिंग्यास को पकड़ा जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं। सभी को एक साथ क्यों उनके देश नहीं भेज दिया जाता? सुप्रीम कोर्ट में जाकर कर्नाटक सरकार क्यों इस बात से इनकार कर रही है कि उनके पास कोई योजना नहीं है, और मोदी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री को फौरन हटाना चाहिए, किसी और को मुख्यमंत्री वहां बनाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ उसका यह हलफनामा सीधे तौर पर दिखाई देता है। लेकिन क्या सरकार इससे पहले भी कई बार ऐसे मामलों में मुकर चुकी है, या उसका कोई और रूप सामने आ चुका है? वो भी देख लीजिए। जी हां, सरकार का कई और मामलों में भी इस तरीके का रूप सामने आ चुका है। 10 जनवरी 2020 को एक नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पर 12 दिसंबर 2020 को 11-12 महीने लग गए सरकार को जवाब देने में, लेकिन सरकार ने जवाब दिया और कहा कि वो बच्चे कितने पैदा किए जाएं, बच्चे पैदा किए जाएं या ना किए जाएं, इसको लेकर कोई कानून बनाने के हक में नहीं है। वो चाहती है कि ये देश की जनता के विवेक पर छोड़ दिया जाए। वो बच्चे पैदा करना चाहें तो करें, ना पैदा करना चाहें तो ना करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर अश्विनी कुमार उपाध्याय हर पिटीशन में वही नजर आते हैं, उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने की बात की थी, जिस पर सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया था कि हम कोई जबरदस्ती कानून बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देख ही सकते हैं, आदित्यनाथ योगी नहीं रुक रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार कुछ ही बोल रही हो, लेकिन आदित्यनाथ योगी ने कानून बना कर रख दिया है। जानते ही हम लव जिहाद पे भी बना चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर गौर कर लीजिए। नवंबर 2019 की खबर मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ, जिसमें मोदी सरकार यानी कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कह रहे हैं, पहली बार की नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी बार और प्रचंड बहुमत के साथ आए। पहले 284 सीटों के साथ थे, दूसरी बार 303 मतलब सीटों के साथ ये सत्ता में आए हैं। और इन्होंने क्या कहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड
सिविल कोड जो है लागू करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन साफ कर चुका है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता को लागू नहीं किया जा सकता है। ये पिटीशन भी बीजेपी के नेता, जंतर मंतर पे नारे लगवाने जाए वाले अश्विनी कुमार उपाध्याय और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके जरिए दाखिल की गई थी। उस पर सरकार ने ये जवाब दिया था। लेकिन आप इन दोनों मुद्दों पर, जनसंख्या के मुद्दे पर, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देख सकते हैं सड़क पे और मीडिया पे और रैलियों में किस तरीके का नंगा नाच दिखाया जाता है। लेकिन कानून की जहाँ बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ और ही बोलते हैं। एक खबर थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए, आपको अपडेट कराया। जो भी आपकी राय हो अच्छी बुरी ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।